स्वागत है आप सभी का 10 कदम दा ट्रेड में। ये कार्यक्रम अगले आधे घंटे आप देखेंगे मेरे और आशीष के साथ। और 10 कदम दा ट्रेड में जो आज क्रम है वो कुछ इस प्रकार से है। हमारे साथ सचितरन उत्तेकर ट्रेड बुल से होंगे, उनसे करेंगे बातचीत। इंडेक्स पे उनकी अप्रोच, दो उनके कन्विक्शन आइडियाज कॉल्स जो इस वक्त वो पिक कर रहे हैं। और स्वाति होटकर निर्मल बैंक सिक्योरिटी से हमारे साथ मौजूद होंगी। आप दोनों को ही नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और अभी तक का सेशन ये अच्छा गुजरा, यकीन रखिएगा। और आज हमारी दो अप्रोच थी। प्लीज़ मेरी मॉर्निंग की पेज लेके आइएगा कि लेट्स चेक एग्जैक्टली क्या कर रहा है निफ्टी बैंक। इट वाज 17,810। अगर ये स्ट्राइक करता है तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज अप्रोच होगी बाय ऑन डिप्स की। देखिए, और मैंने फिर कहा था कि 690, 630 दैट 60 पॉइंट मैटर करते हैं बाजार के लिए। और अभी तक उस 60 पॉइंट के आया ऊपर और लगभग वहाँ से 70-60 पॉइंटों का पुल बैक दे चुका है। मैं अभी भी कहूँगा एज ए ट्रेडर, अगर आपने मॉर्निंग डिप को बाय किया है तो आपको फिर अपने ट्रेड को चेक करना पड़ेगा क्लोजर टू 798। अगर वो रेंज फिर रिजेक्ट हो दी जाए तो एग्जिट कर सकते हैं आप। और 810 का जोन कटता है तो याद रखिएगा आप सबसे बड़े कॉल राइटर प्रायर टू 18,000 उसके जोन को स्ट्राइक कर चुके होंगे। तब थोड़ा सा कमांडिंग पोजीशन में आके अपने ट्रेड्स पे कमिटेड रहिएगा। बेनिफिट क्या है निफ्टी के पास? देखिए, निफ्टी के पास सुबह सुबह एक दिक्कत थी कि रिलायंस हल्का सा बैकफुट पे आया था, बट नाउ निफ्टी के पास एक एज है दैट बैंक्स अच्छा कर रहे हैं। और दूसरी बात, निफ्टी आईटी इज अटेम्प्टिंग टू क्रॉस इट्स 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दैट्स गुड, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन आप देखिए, अब रिलायंस भी संभला, इन्फोसिस, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक। आई थिंक एक बेटर डे के लिए यही कॉम्बिनेशन चाहिए होता है और वो है। निफ्टी बैंक लेके आइए। बेस वन क्या था हमारा? 41,500। ये ट्रैजेक्टरी के ऊपर खुलेगा तो थोड़ा बहुत अगर आप देखिए मोमेंटम आएगा, लेकिन नहीं गया उसके ऊपर तो ये बेस वन टेस्ट करेगा। लेट्स चेक बेस वन क्या था? 41,210, 40,920। एग्जैक्टली उसी बेस वन से अब तक हम करीब 100-150 अंकों का पुल बैक दे चुके हैं। इट्स 41,303। सचिन, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। बताइए इस वक्त मार्केट्स को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? कल एक गैप अप था, सस्टेन रहा, लेकिन आज बाजार आया, सुबह रिवॉर्ड दिया, मतलब एक डिप आया और उस डिप पर अब रिवॉर्ड मिल रहा है। पीएसयू बैंक्स मूव देते हुए आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। पहले तो आपको दिवाली के हार्दिक शुभकामनाएं। एंड जिस तरीके से फिलहाल मार्केट प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है कल के लोगों को काफी अच्छी तरह इसने रिस्पेक्ट दिया है। तो 17,700 का जो लेवल था कल के सत्र में, वो पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल आज भी वैलिड है। एंड जिस तरीके से हम एक्सपायरी के और जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है अगले कुछ दिनों के लिए। तो फिलहाल तो कहीं पर भी डिस्टॉर्शन नहीं है, मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहा है। एंड जिस तरीके से एक अच्छी मूव मिली थी 17,800 810 के आसपास की, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर मूव काफी वेल कैपिटलाइज्ड है। इनफैक्ट थ्रू आउट द डे मुझे लग रहा है ऑस्किलेशन होना चाहिए 17,710 से लेके 17,810 इसी पर्टिकुलर रेंज में। अगर हम ओपनिंग देखें तो 17,810 के आसपास एक काइंड ऑफ एन ओपन आई है निफ्टी स्पॉट में। तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे अगर ये पर्टिकुलर लेवल निकल जाता है 17,830 के ऊपर अग्रेसिवली खरीदारी करने की सलाह होगी। अगर वो लेवल निकल जाता है तो काफी अच्छा अनवाइंडिंग प्रेशर होगा। एंड 18,000 के आसपास का जो एक कॉन्फिडेंट अपर साइड ऑफ द रेंज है, मुझे लग रहा है वहां पर एक कोशिश जरूर हो सकती है। बट इंपॉर्टेंट है कि 17,830 को हम अच्छी तरह नेगोशिएट करें। एंड ऑन द लोअर साइड आई थिंक 17,710 के आसपास काफी कॉन्फिडेंट बेस है, तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। निफ्टी बैंक का भी डेटा काफी सिमिलर है। 41,000 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा आज के सत्र के लिए। एंड ऑन द हायर साइड 41,530 के ऊपर कितना प्रेशर आ जाता है अनवाइंडिंग का, उसके ऊपर ही मुझे लग रहा है एक्सपायरी शेप अप होनी चाहिए। बट फिलहाल ये भी काफी रेंज बाउंड नजर आ रहा है 41,500 से लेके 41,000। बहुत संक्षेप में आपके दो कॉल्स सचिन। वीरेंद्र जी, यहाँ पर भारत फोर्ज एक हमारा दिवाली पिक भी है। इनफैक्ट वहां पर 1010 के तो पोजिशनल लक्ष्य है। बट जिस तरीके से इसकी शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर जनरेट हुआ है, एक फ्रेश ब्रेकआउट के आसपास स्टॉक मंडरा रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी 774 के स्टॉप लॉस के साथ 825 के टारगेट के लिए। एंड दूसरा स्टॉक होगा पीवीआर।
यहाँ पर भी एक क्लासिक ब्रेकआउट होने के बाद अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। डेली चार्ट पे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की ही सलाह होगी। 1700 के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाना है एंड 1780 का होगा टारगेट। ओके, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। पीएसयू बैंक में मोमेंटम है, एक बात जरा देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा को 146.35, इसमें एक मोमेंटम है। और मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, प्लीज़ डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे रखिएगा, 20 जून 2019 का हाई इसने आज काट दिया है। फ्रेंकली स्पीकिंग उसके बाद जो एक लेवल है वो नज़र आता है 156, 180, 57, जो सितंबर 2018 का हाई है। आपको लग रहा है सचिन जी कि बीओबी में वो पोटेंशियल है कि ये अब 155 या फिर 57 की ट्रेजेक्टरी को छुए? ऐसे में कोई कॉल ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स पे आपका व्यू या फिर नेक्स्ट मंथ की कोई कॉल? वीरेंद्र जी, मैं प्रेफर फ्यूचर्स ही करूंगा। इनफैक्ट कॉल्स से बेटर मुझे लग रहा है यहाँ पर जो मोमेंटम है वो चेस करना चाहिए फ्यूचर्स द्वारा ही। एंड जैसे ही आपने बताया 155 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, कहीं पर भी अभी तक यहाँ पर डिस्टॉर्शन के साइंस नहीं है। इनफैक्ट अगर हम इसका डेली स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर एक काफी क्लासिकल राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट है। एंड प्लस इसका जो डेली एडीएक्स है वो अभी अभी निकल रहा है 25 के ऊपर, तो ये एक अच्छे संकेत होते हैं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के। तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी अच्छी रिवॉर्ड टू रिस्क स्ट्रैटेजी हो सकती है। लगभग 142.50 के स्टॉप लॉस के साथ आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी भी। एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 152 से लेकर 155 के आसपास के स्विंग्स कंफर्टेबली नजर आने चाहिए। ओके, बीओबी फ्यूचर्स एट डे है, याद रखिएगा एक पॉइंट है 148.10, 148.10। लेट्स सी वहां पे क्या करता है, मैं कुछ देर में इस पर फिर आऊंगा। इट्स ऑल अबाउट बैंक्स नाउ। ये सिर्फ अगर आप देखें बैंकों तक सीमित हो गया है। कैनरा बैंक डे हाई, बीओबी डे हाई, एसबीआई डे हाई, एचडीएफसी बैंक डे हाई, कोटक महिंद्रा बैंक एट डे हाई। दिन के सर्वोच्च स्तरों पे आके ट्रेड करते हुए जितने बैंक्स को देखिए सब के सब हायर स्विंग जनरेट करते हुए। स्वाति नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कन्वर्शन कॉल स्वाति 2 इस वक्त के। स्वाति अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, प्लीज। Yes, I'm sorry. First of all, good morning all of you and happy Diwali to all the panelists and सभी दर्शकों के लिए। आज के 2 कन्वेक्शन कॉल मेरे दोनों तरफ से बाय कॉल है। पहला है परसिस्टेंस पे, इसमें अभी हम लोग ने एक ब्रेकआउट लेवल देखा है। परसिस्टेंस में काफी अच्छी मोमेंटम रैली ये पार कर रहा है। अगर कुछ दिनों के अगर मैं चार्ट्स देखूं तो काफी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था, विद इन बैंड ऑफ 3650 to 3720 के रेंज में चलता है, जिसने ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम्स के साथ। तो मुझे लगता है परसिस्टेंस में ये मूव और भी बरकरार रहेगी टुवर्ड्स 3900 के लेवल्स के आसपास तक। तो परसिस्टेंट करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 3720 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर अ टारगेट ऑफ 3900। सेकेंड बाय कॉल मेरा जीएनएफसी पे है। इसमें अगर हम डेली चार्ट देखो तो अभी ये वेल प्लेस्ड है 50 डीएमए के ऊपर। लास्ट 3 दिनों से काफी पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है 50 डीएमए के ऊपर। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि छोटा सा फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग दैट ब्रेकआउट ऑफ दैट पैटर्न। तो मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है 760 770 के लेवल्स पार करने की। तो करंट लेवल पे जीएनएफसी बाय कीजिएगा, स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 705 का फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 770 रुपए। ओके, आपके 2 ट्रेड्स हो गए। और बैंक निफ्टी अब आज की, मतलब अगर आप देखें तो जो ट्रेडेबल ट्रेजेक्ट्री होती है, नॉट एग्जैक्टली मॉर्निंग हाइज, और वो अगर आप देखें वो नहीं छोड़ दें अगर आप, तो एट हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री ट्रेड कर रहा है और क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई। याद रखिएगा 41,800 41,750 इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है। बट इसमें कोई राय नहीं है कि बैंक्स एक बार फिर से आज इस सेशन के लिए मोमेंटम को जनरेट करने की पूरी पोटेंशियल रखते हुए अब इस बीच एचडीएफसी बैंक है डे हाई, दिन के सर्वोच्च स्तरों पर। बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ आज खास मेहमान हैं श्री वैभव सांघवी एवेंडस कैपिटल के, इस वक्त बातचीत करने के लिए। वैभव जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपको। सबसे पहले दीपावली की शुभकामनाएं और पूरे सीएनबीसी आवास परिवार की तरफ से। सर वाकई आप देखिए बैंक निफ्टी क्लोजर टू ऑल टाइम हाई। आई मीन बैंक निफ्टी को देख के लग ही नहीं रहा है कि जनाब आप दिक्कत किस दौर में थे। एंड स्पेशली जो सितंबर अंत से लेकर मिड अक्टूबर तक टर्बुलेंस रही, उसमें बहुत कमांडिंग पोजीशन में रहा बैंक निफ्टी।
स्पेशली जिस प्रकार के नंबर्स आए इस बार, लुक एट आईसीआईसीआई बैंक, जिस प्रकार के नंबर्स हैं, आप कैनरा बैंक के नंबर्स देखिए, मैंने दोनों स्पेसेस का जिक्र कर दिया, बहुत शानदार नंबर्स, आपकी एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट, आपकी क्रेडिट ऑफ टेक काफ़ी स्ट्रॉन्ग। ये बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस का वाकई आप मानते हैं बाजार के पास एक ठोस कारण है और ये कंटिन्यू करे, ये आगे बढ़े, इसके कितने चांसेस लगते हैं आपको सर? सो आई थिंक जैसे आपने कहा बैंक निफ्टी में काफी अच्छा मोमेंटम है, और अगर हम रिकलेक्ट करें अपनी बात हुई है लास्ट कई अवसर पर, हमेशा बैंकिंग और बैंकिंग में हमारा व्यू पॉजिटिव रहा है। खास करके द रीजन इज बेसिकली कि लास्ट 1.5 से 2 साल में जिस तरह से क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुई है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी, प्रोविजन कवरेज ऊपर गई है, और अभी तो इनफैक्ट क्रेडिट ग्रोथ भी ऐसे टेलविंड की तरह आ रहा है इन टर्म्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। सो ऑल इन ऑल फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव हम देखें तो एकदम ठीक बैठ रहा है बैंकिंग सेक्टर। अभी तक परफॉर्म नहीं किया था प्योरली बिकॉज मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ कि एफआई सेलिंग जो हुई है लास्ट 1.5 साल में, और बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो एफआई हैवी सेक्टर है, तो उस सेलिंग के कारण जो फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट हुई थी वो नजरअंदाज हुई थी। और जब एफआईज बिकवाली नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट फ्लैटिश नंबर्स दे रहे हैं, और उसके ऊपर जो क्वार्टरली नंबर्स जो बहुत ही बेहतरीन आ रहे हैं, हमें लगता है कि ये बैंकिंग का मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। बैंकिंग का जो मोमेंटम है वो काफ़ी हद तक कंटिन्यू करेगा, ये वैभव जी के अगर आप देखें शब्द हैं। अच्छा सर, इनफैक्ट जब हम इस अर्निंग सीजन में जा रहे थे, वर्स्ट प्राइस परफॉर्मेंस 1 साल की रही थी आईटी कंपनियों की। डर था इस बार कि भाई कमेंट्रियाँ क्या होंगी और कंपनियां जो हैं वो उनके क्लाइंट से जो इंटरेक्शन हुआ है उसको देखने के बाद किस प्रकार की कमेंट्री पेश करती हैं। सब कुछ सुना हमने, नंबर्स देखे हमने एट्रीशन की दिक्कत को देखा, हमने सैलरी बिल्स को देखा, हमने मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी को देखा, कमेंट्रीज को भी सुना जो कंपनी कमेंट्रीज देती हैं। वैभव जी, इसी दौर में 1 महीने के अंतराल में निफ्टी आईटी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया है चार्ट के लिए, लेकिन आप क्या मानते हैं इस बार जो आईटी ने नंबर्स दिए, अब डाउन साइड रेस्ट्रिक्ट हो गया, उसके बाद क्या इस दौर का वर्स्ट हमने देख लिया है? आपका मानना क्या है? आई थिंक आईटी सेक्टर में जब एक साइड रेवेन्यू में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा प्रेशर हो सकता है, प्योरली बिकॉज जो जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी शेप अप कर रहे हैं, कंज्यूमर और डिस्क्रिशनरी स्पेंड ऑन द आईटी इज जनरली सबड्यूड, जो उसको वहाँ प्रेशर हमेशा दिखता है जब भी इकोनॉमिक फॉल्टर करती है या इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट डाउन होते हैं। वो एनवायरनमेंट में हमें लगता है कि रेवेन्यू में थोड़ा प्रेशर रहेगा, साथों साथ मार्जिन में भी प्रेशर था। टेलविंड हालांकि आईएनआर है, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम जब हम पूरे सेक्टर्स को देखें और काफी अलग अलग सेक्टर्स को देखें, एट दिस पॉइंट इन टाइम हम डोमेस्टिक वर्सेस ग्लोबल खेल प्ले कर रहे हैं, और डोमेस्टिक माने कि जो भी कंपनीज डोमेस्टिक फोकस्ड है हम उसमें निवेश करना प्रेफर करेंगे रादर देन जो कंपनी जिसका ग्लोबल एक्सपोजर ज्यादा है। तो इसमें आईटी एक सेक्टर ऐसा बैठता है हमारे लिए, वो एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए वो अंडर परफॉर्मर हो सकता है। ओके। अच्छा वैभव जी, देखिए अभी तक मैंने 2 स्पेस ऐसे छुए जो कहीं ना कहीं हेडलाइंस में थे, बिकॉज ऑफ क्रेडिट ऑफ टेक बैंक्स, बिकॉज ऑफ यूएस, हमने आईटी पे काफ़ी डिस्कशन किया और उनके अगर आप देखें CY22 के अब तक के रिट्रेसमेंट का। लेकिन अब आते हैं ऐसे कुछ स्पेसेस पे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड के चलते अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। मैं पिछले अगर आपको 3 महीने की समय अवधि में अगर कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स जिन्होंने बहुत अच्छा किया, आप देखिए होटल्स, लग्जरी सेगमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग डिलीवर किया, इंडियन होटल्स एट ऑल टाइम हाई, और ये 3 महीने का स्विंग तो सर गजब था, अच्छा मूव दिया यहाँ पर। आप देखिए टाइटन को एट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री। लग्जरी सेगमेंट में या फिर QSR सेगमेंट में, इस सेगमेंट में आपका व्यू, या फिर अभी एज ए इन्वेस्टर पैसा डालना चाहिए क्या ऐसे स्पेस में? अभी भी इंडियन होटल्स ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में है, आप टाइटन को देखिए ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में है। ये कंज्यूमर स्पेस में आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पर और कितना है सर? ये एग्जैक्टली वीरेंद्र आप सही बताएं, क्योंकि जैसे हमारा अगर कंज्यूमर फोकस, डोमेस्टिक इकोनॉमी फोकस है,
तो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी एक कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है, और जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो वो स्टेपल्स और डिस्क्रेशनरी में काफी मोमेंटम है। और इंडिया में जैसे एस्पिरेशंस बढ़ती हैं, जैसे इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, कंज्यूमर एक ऐसा सेगमेंट है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता रहेगा। हालांकि हम शॉर्टर टर्म वैल्यूएशंस में डिबेट कर सकते हैं, बट फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करें तो कंज्यूमर सेक्टर अच्छी तरह से परफॉर्म करता रहेगा, ये हमारी अपेक्षा है। बट जैसा हमने कहा कि वैल्यूएशंस थोड़ा टैक्टिकली समझें उसको, और करेक्शन पे एक स्पेस है जो देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़ोतरी की तरफ है, तो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट हम थोड़ा प्रेशर देख सकते हैं ऑन द डिस्क्रेशनरी साइड ऑफ द स्पेंडिंग। सो ये एक सिर्फ ध्यान रखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग वेरी एग्रेसिवली। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वैल्यूएशंस को भी साथ में मद्देनजर रखना चाहिए। वैल्यूएशंस को अगर आप देखें काफ़ी मद्देनजर रखना पड़ेगा आपको, ये हालांकि कॉन्फिडेंस काफ़ी है। अच्छा, एक चीज़ जो कि पैसा कमा के काफ़ी दी गई थी वैभव जी, आई मीन CY20 में 21 में फार्मा डायग्नोस्टिक फार्मा सडनली अगर आप देखें 22 में आउट ऑफ फ्लेवर था। उसके बाद आप देखिए कि डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में अगर आप देखें प्राइसिंग इश्यूज, बड़ा कंपिटिटिव एनवायरनमेंट, चैलेंजेस थे, बट ग्रेजुअली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बन रहा है और जिन कंपनियों ने नंबर्स अच्छे पेश किए बाजार उसको रिस्पेक्ट भी कर रहा है। लुक एट सिप्ला एट ऑल टाइम हाई। फार्मा में कुछ थोड़ा सा हंटिंग करनी चाहिए इस वक्त, वैभव जी। प्रिंस, आई थिंक फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो काफी बॉटम अप ड्रिवन सेक्टर है रादर द टॉप डाउन। हर एक कंपनियों की ट्रैजेक्टरी अलग है इन टर्म्स ऑफ कैसे FDA अप्रूवल्स आ रहे हैं, कैसे प्लांट इंस्पेक्शन हो रहे हैं, उनका बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स कैसा है। सो हर एक कंपनियां माइक्रो तरीके से उनको इवैल्यूएट करके उसमें अपॉर्चुनिटीज हम देख सकते हैं। बिकॉज देर आर कंपनीज जहाँ हमें लगता है कि काफी प्रेशर भी रहेगा आगे जाके, और फार्मा स्पेस पे भी काफी कंपनियां हैं जो हमें लगता है कि वो अच्छी तरह से परफॉर्म भी करेंगी। सो ये बॉटम अप ड्रिवन सेक्टर है, बट ऑन अ टेलविंड पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो डोमेस्टिक ग्रोथ काफी अच्छी है, और अपनी करेंसीज भी उनको बेनिफिट कर रही है फ्रॉम एन एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव। सो ये दो फैक्टर्स पॉजिटिव है। और लास्टली कि जब मार्केट रैली करते हैं तो फ्रॉम अ डिफेंसिव नेचर ऑफ फार्मा वो जनरली ऑन अ शॉर्टर टर्म वो अंडर परफॉर्म करते हैं रिलेटिव टू योर निफ्टी। सो ये भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए, अच्छा वैभव जी, अब आते हैं एक ऐसी थीम पे जिसने पैसा बना के दिया, बट बहुत सिलेक्टिवली ऑटो। और यहाँ पर ईवी वाली सारी कंपनियों ने, जिन्होंने, चाहे वो ऑटो हो, ये टिपिकल अगर आप देखें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट कंपनी हो, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे हो, या फिर टू व्हीलर में हो, जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ आई मीन TVS, देखिए टू व्हीलर स्पेस पे क्या पैसा कमा के दिया इसने। और अपने बहुत अच्छे और नए लॉन्चेस के साथ M&M ने काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया। बट टू व्हीलर में बहुत बड़ा सिलेक्टिव हो गया, सारा का सारा जोर था TVS मोटर्स पे। और कुछ ऑटो कंपनियां थी और टू व्हीलर स्पेस में जिनके एक्सपोर्ट मार्केट काफ़ी स्ट्रांग थे, वो थोड़े से बैकफुट पे आए बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट में थोड़े से उनके दबाव थे। अब आप ऑटो को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, और कोई खास पर्टिकुलर सेगमेंट जहां पे आपका काफ़ी जोर है इस वक्त, कॉमर्शियल में या फिर पैसेंजर में या फिर टू व्हीलर में? नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक हमें लगता है कि ऑटो आफ्टर 4 या 5 साल के डाउन साइकिल के बाद थोड़ा लुक अप कर रहा है, और जैसे कंज्यूमर स्पेंड रूरल साइड से भी बढ़ रही है, हमें लगता है कि टू व्हीलर्स एक सेगमेंट है वो जहाँ थोड़ा फ्लेवर आ सकता है, क्योंकि वो काफी सप्रेस था अभी तक। जैसे आपने बात कही ईवीज की, हमारा फोकस ये भी है कि जो भी कंपनियां नए लॉन्चेस कर रही हैं, चाहे वो टू व्हीलर्स हो या फोर व्हीलर्स हो, जो मार्केट शेयर ग्रैब कर रही हैं और मार्जिन्स को भी मेंटेन कर पा रही हैं, वो ऐसी कंपनियां पोर्टफोलियो में रखना अच्छा रहेगा। गोइंग फॉरवर्ड 2 और 3 इयर्स की अगर हम बात करें तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट या CV सेगमेंट जैसे अपनी इकोनॉमी बढ़ती है, हमें लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी। ट्रैक्टर्स एक ऐसा सेगमेंट है जो काफी रूरल स्पेंडिंग पे डिपेंड करता है और ऐसी जगह पे है कि वो सिक्लिकल हाई पे चल रही है, सो पॉसिबिलिटी है कि वो थोड़ा यहाँ से करेक्ट हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे स्पेस पे जी जो कि मेटल्स,
जिसको चाइना फैक्टर अगर आप देखें या फिर ग्लोबल फैक्टर्स जो हैं वो काफ़ी प्रभावित करते हैं। अब शी जिनपिंग साहब की जो ताजपोशी एक बार फिर से हुई है और बहुत इस बार वो स्ट्रॉन्ग बन के उभरे हैं वहाँ से। चाइना की परिस्थिति को देखते हुए, ग्लोबल डिमांड को देखते हुए अभी आप मेटल्स पे क्या व्यू रखते हैं, या फिर इस वक्त थोड़ा सा कमोडिटीज से, स्पेशली मेटल्स से, फेरस नॉन फेरस ग्रुप दोनों से आप थोड़ा सा परे होकर चलना चाहेंगे? अगेन मैं दोहराऊंगा कि हमारी जब लास्ट बात हुई थी हमने कहा था कि मेटल सेगमेंट है वो जो अंडर परफॉर्मर रह सकता है। हमेशा एक ध्यान रखना चाहिए कि ग्लोबल इकोनॉमी जब वीक हो रही हो तभी देयर इज वेरी लेस लाइक्लीहुड कि मेटल स्पेस आउट परफॉर्म करे, बिकॉज ओवरऑल कंजम्पशन लेवल नीचे आते हैं और जो स्प्रेड्स होते हैं वो वीकन होते जाते हैं। सो ऑन एंड ऑल मेटल्स में हम कंटिन्यूड रहेंगे अंडरवेट रहने का, और ग्लोबल इकोनॉमिक फोकस जब लुकअप करते हैं तब हम देखेंगे क्या करना चाहिए उसमें। ओके, चलिए वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। सभी सेक्टर पे और सभी पहलुओं पे अपनी बात रखी आपने, और खुल के अगर आप देखें हर सेक्टर पे अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और एक बार फिर से आपको दीपावली की शुभकामनाएं। इंडेक्स थोड़ा सा अगर आप देखें बैकफुट पे आया है और अपनी रेंज को, यानी डे रेंज के लोअर एज को बार बार अगर आप देखें स्ट्राइक करता हुआ 17,721 निफ्टी, 17,721, और निफ्टी बैंक को देखिए 41,213 की ट्रैजेक्टरी में। निफ्टी आईटी ने एक स्विंग अच्छा लिया था, लेकिन हायर लेवल से, जिसे कहते हैं टिपिकल मिड सेशन में अगर आप देखें रिट्रेसमेंट, मतलब सेशन के थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद जो एक प्रॉफिट टेकिंग की फीलिंग आती है, मॉर्निंग प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की, वो स्क्रीन पे विजिबल है। अब एक दो स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया और लेते हैं। एक स्टॉक लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, एमजीएल। इसका स्विंग इतना शार्प हो चुका है कि पूछिए मत, आपकी स्क्रीन पे 4% ऊपर। मेटल स्पेस में जेएसपीएल, क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट का पोटेंशियल यहां पर बनता हुआ। सचिन एक बार जरा देखिएगा, जेएसपीएल 451, आपका व्यू? जी वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी कंसोलिडेशन रेंज है। इनफैक्ट 450 455 ऑन द हायर साइड एक अच्छा रेजिस्टेंस है, एंड नीचे एक अच्छा कंफर्टेबल सपोर्ट है 440 लेवल्स के आसपास, और इसी पर्टिकुलर रेंज में ऑस्किलेशन हो रहा है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से फिलहाल इसके जो आरएसआई प्लेस्ड है, जिस तरीके से यहाँ पर एक कन्वर्जन हुआ है, तो मुझे लग रहा है 450 के आसपास के स्विंग्स बनने के बाद 455 तक एक एक्सटेंशन आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो उसमें बने रहने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना चाहिए अराउंड 449 पे। ओके, जेएसपीएल आपकी स्क्रीन पे 450 इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे आके ट्रेड करता हुआ, और पोस्ट 14 सितंबर ये अब तक की इसकी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। मारुति, इसका स्विंग मैंने जैसे कि सुबह कहा था, आपको अलर्ट किया था फर्स्ट, अगर आप देखें शुरुआती 4 मिनट्स में, कि मारुति पर नजर रखिएगा। अमूमन एक साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है इसके साथ रन करता है, और वो है ट्यूसडे फैक्टर, और हमने ये ट्रेड पकड़ा था करीब करीब 88.30 टू 88.40 के आसपास। इट्स नाउ 89.23। स्वाति, आपका व्यू क्या है? ये लगभग आप समझ लीजिएगा कि 26 सितंबर, यानी एक महीने भर के साइडवेज मूव के बाद आज उस जोन से बाहर निकला है, और डिसाइसिवली बाहर निकला है, विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स बाहर निकला है। पूरा सेक्टर आज काफ़ी हद तक मूव दे रहा है, और एवरेजेस को इसने काटा काफ़ी अच्छे तरीके से है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनफैक्ट इसका जो शुक्रवार का वॉल्यूम था, टोटल वॉल्यूम का 70% वॉल्यूम ये ऑलरेडी जनरेट कर चुका है। आपका व्यू स्वाति? यस वीरू जी, राइटली पॉइंटेड आउट कि काफी कंसोलिडेशन डेज के बाद उसने ब्रेकआउट दिया है ऑलमोस्ट विद द गुड वॉल्यूम्स। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ऑलमोस्ट एक महीने के बाद ये वापस उसने 50 डीएम में क्रॉस किया है, उसके ऊपर वेल सस्टेन्ड है फिलहाल। तो अभी 50 डीएम में आता है अराउंड 88-70 के आसपास, उसके ऊपर आज भी क्लोजिंग रखता है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली ये मोमेंटम रैली कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। 9000 विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड विल बी 9200। तो डेफिनेटली काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है, बाय कॉल करंट लेवल पे भी इनिशिएट कर सकते हैं, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल रहेगा। 8860 का स्टॉप लॉस प्लेस करके अपसाइड मुझे लगता है 9000 के लेवल फर्स्ट हमें देखने मिलेंगे, उसके बाद 9200 के लेवल्स। मारुति सुजुकी आपके स्क्रीन पर देखिए, क्लियर कट चार्ट्स पे जाइए, जो कि एक डिसाइसिव मूव दे रहे हैं। और एक बार आप लेके आइएगा मेट्रोपोलिस 1595। देखिए अभी भी बहुत हद तक साइडवेज है, कोई ऐसा सब्सटेंशियल मूव नहीं आया, लेकिन आज की जो कैंडल की बॉडी है वो ये अपने आप
को एक एवरेज के ऊपर फ्लोट कर रही है, मतलब एक एवरेज के ऊपर बैठा हुआ है, एंड दैट्स 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और याद रखिएगा पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेशंस में लगभग 3-4 कैंडल्स ऐसी थी जो कि 100 डीमा के ऊपर सस्टेन कर रही थी। और इनफैक्ट सचिन, ये हो रहा है पोस्ट 25 अप्रैल। आपका व्यू क्या है इस वक्त मेट्रोपोलिस पर? वीरेंद्र जी, यहाँ पर ट्रेंड तो काफी बेटर रही है, बट एक क्लोजिंग की लेवल काफी इम्पोर्टेंट होगा। 1600 का लेवल जहां पर अभी फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। पिछले 2 अटेम्प्ट भी इसने किए थे 1600 के ऊपर सस्टेन होने के लिए, बट क्लोजिंग बेसिस पे अभी तक वो ब्रेकआउट रजिस्टर नहीं हुआ है। इनफैक्ट कंसोलिडेशन काफी हेल्दी है, एंड 1600 का अगर ब्रेकआउट हो जाता है उसके बाद मुझे लग रहा है काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनलॉक होना चाहिए। बीच में कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है 1725 के पहले, तो इमीडिएट बेसिस पे अगर आपको ट्रैक करना है तो 1600 का क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट अगर रजिस्टर हो जाता है तो उसके बाद थोड़े से अग्रेसिव पोजीशन ऑन द लॉन्ग साइड लेने की सलाह होगी। ऑन द लोअर साइड ये अपने 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी काफी अच्छी तरह रिस्पेक्ट कर रहा है, जो लगभग अराउंड 1580 के आसपास प्लेस्ड है। तो ये आइदर आप ब्रेकआउट के ऊपर एक ट्रेड इनिशिएट करें या फिर इसे अच्छी तरह डिक्लाइन होने दें। अराउंड 1580 1565 इस पर्टिकुलर जोन में भी खरीदारी करने का एक मौका बन सकता है। ट्रेंड वाइज एक अच्छे पॉजिटिव ट्रेंड में है, बट ब्रेकआउट फॉर मोमेंटम मुझे लग रहा है वो 1600 का लेवल ही है। वो हर्डल अगर पार हो जाता है ऑन क्लोजिंग बेसिस तो एक शानदार मूव बन सकती है मेट्रोपोलिस में। मेट्रोपोलिस आपकी स्क्रीन पर हाई की रिएक्टिव बैक करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन और स्वाति, आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी आपने। और बाजार अगर आप देखें तो थोड़ा सा हाई लेवल से रिट्रेस होकर 17,724 क्लोजर टू इट्स प्रीवियस क्लोज, और बैंक निफ्टी 41,212 के स्तर पे। चलते हैं नीरज जी के पास। अब ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर हमारे साथ उपस्थित हैं। नीरज जी, आज का एक सैंडविच सेशन और इंडेक्स भी बिल्कुल सैंडविच की तरह डे हाई डे लो के बिल्कुल मध्य में आपको सौंप जाते हैं। बिल्कुल शांत बाजार है, बहुत ही ठहराव है बाजार में। और मैं बहुत देर से देख रहा था कि किस आइदर साइड का मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, एकदम पीसफुली ट्रेड करें। तो आज में तो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा शायद ना हो, लोग छुट्टियों में ही होंगे। लेकिन अच्छा, दबाव क्यों आ रहा है ऊपरी स्तरों पे? आज तो बढ़िया संकेत दिख रहे थे कि यूएस में भी अच्छी खबरें हैं, लेकिन क्यों प्रेशर क्यों आ रहा है इतना ऊपर से? नीरज जी देखिए, ट्रंकेटेड सेशन है और कॉल राइटर्स को एक मौका मिलता है। 17,800 पे कल भी अगर आप देखिए कॉल राइटर काबिज था। अब मेरे ख्याल से पूरे दिन यही रहेगा आज नीरज जी, मेरे ख्याल से। लेकिन आखिरी का 1 घंटा मेरे को लगता है बिटवीन 230-330 नीरज जी बाजार फिर एक बार मैसेज देके जाएगा। ड्यूरिंग द डे आप ऑप्शन राइटर्स को दे दीजिए बाजार, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बिल्कुल वीरू की बात से मैं सहमत हूँ कि आखिरी के 1 घंटे में होगा। अदरवाइज बाजार थोड़ा सा ऐसे ही ठंडा, थोड़ा एक बहुत छोटी सी रेंज में ऊपर नीचे होता रहे। देखिए विक्स भी आपका एकदम फ्लैट सा पड़ा हुआ है यहाँ पे। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की सुर्खियों के साथ, उसके बाद आपके सवालों के जवाब होंगे।